हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने 3.4 को अच्छे से कर लिया था और वहाँ तक के सभी कंसेप्ट हमने समझ लिए थे। अब आइए नया कंसेप्ट समझते हैं और 3.5 को करते हैं। अब हमें दो चरों की रैखिक समीकरण युग्मों को सोल्व करने का अगला तरीका सीखना है, जो कि है वज्र गुणन विधि। देखिए, वज्र गुणन विधि। अब देखिए, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हमें वज्र गुणन करना है, पर वो वज्र गुणन किस टाइप से करना है, किस पैटर्न में करना है, आइए देखते हैं। तो हमारे पास में जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे, यहाँ पर हमें चर राशियों के मान निकालने हैं। वो चर राशियाँ हमारे पास कौन कौन सी है, x है और y है। बाकी a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो हमारे पास में यहाँ पर अचर हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चर राशि हम लिखेंगे और इसके नीचे किनका वज्र गुणन लिखेंगे वो भी देखिएगा। जब हम यहाँ पर x लिखते हैं तो इसके नीचे x के अलावा, x के कोफिशिएंट के अलावा बाकी संख्याओं का वज्र गुणन लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला वज्र गुणन हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल में हम माइनस y लिखेंगे। यहाँ पर माइनस y लिखने का कारण ये है कि यहाँ पर क्या होता है, जब हम यहाँ पर y के लिए बात करेंगे तो हमें यहाँ पर पैटर्न को बदलना पड़ेगा, और जब हम पैटर्न को बदलते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर कन्फ्यूजन का कोई काम नहीं रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। जिस तरीके से हमने यहाँ पर x के लिए सबसे पहले हमने b1 को लिया था, ऐसे ही हम y के लिए, अब y के कोफिशिएंट तो हमें लेने नहीं है, तो हम a1 से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए, a1 c2 माइनस a2 c1। अब वापस हमें इसी पैटर्न से काम करना है। तो देखिए, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से हमें ये जो फॉर्मूला मिला है, इसी से हमें क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसके क्वेश्चंस, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ता था, मगर अब याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम इक्वेशंस से ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर पता लगाना है कि रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित हल होंगे। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि हम लोगों ने रेशो पढ़े हुए हैं a1 अपॉन a2 इफ इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, देन इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। क्लियर, अद्वितीय हल। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए हमें क्या मिलेगा, कोई हल नहीं। और तीसरी कंडीशन की बात करें, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पर हमें अनंत हल मिलेंगे, यानी कि अपरिमित हल मिलेंगे। तो ये तीनों कंडीशंस आपको इन 4 क्वेश्चंस के अंदर चेक करनी है। तो आइए करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दे रखा है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और अगली इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, यहाँ पर हमें इन रेशो से पता लगाना है। तो a1 अपॉन a2 कीजिए तो 1 अपॉन 3 आएगा, b1 अपॉन b2 कीजिए तो माइनस 3 अपॉन माइनस 9 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, 3 से 9 तो 3 टाइम्स कट रहा है, और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों हमें बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जब हमें बराबर मिलेंगे, अब इसकी बात कर लेते हैं, -3 अपॉन -2, ये बराबर नहीं होगा। यहाँ पर 1/3 आ रहा है दोनों जगह पर, और यहाँ पर 3/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कौन सी कंडीशन होगी, ये होगी कोई हल नहीं है। तो लिख दीजिए, अतः कोई हल विद्यमान नहीं।
यहाँ तक क्लियर। इसका सेकंड देखिएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अब इसके लिए भी हमें कंडीशंस चेक करनी है, तो a1 अपॉन a2 कीजिए, b1 अपॉन b2 कीजिए। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो हमें c1 c2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर नहीं आते तो हमारे पास में जो कंडीशन है वो है अद्वितीय हल की। अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि जब हमें अद्वितीय हल मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से वज्र गुणन विधि के द्वारा x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इसको तो कर देता हूँ क्लियर। तो इन दोनों समीकरणों के लिए वज्र गुणन विधि लगाते हैं। तो देखिएगा 2x प्लस वाई, अब देखिए 5 का ट्रांसफर इधर कीजिएगा तो -5 इक्वल्स टू 0, इधर से 8 का ट्रांसफर इधर कीजिएगा तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए सबसे पहले हम x की बात करेंगे, तो x अपॉन 1 इंटू -8, क्योंकि हमें यहाँ पर y का कोफिशिएंट लेना है जो कि 1 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस आएगा और अब करना है 2 इंटू -5 यानी कि माइनस का 10। अब देखेंगे इसी तरह से हम y के लिए करेंगे, तो y अपॉन, तो इसको तो करेंगे अपन हाइड, अब इनका गुणन करते हैं, तो 2 इंटू -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और यहाँ पर माइनस तो था ही सही। अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन, किसके लिए, इसके लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू 2 4, और माइनस में 3 इंटू 1 3। इसको सोल्व करते हैं, x अपॉन माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर माइनस है। अब माइनस का y अपॉन, देखिए 16 माइनस का है और प्लस का 15 है, तो माइनस का कितना मिलेगा 1, तो यहाँ पर भी माइनस हट जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन 1। तो देखिए इसकी इससे तुलना करेंगे तो x मिलेगा, देखिए देन x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 2, और इसकी इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास में y बराबर कितना मिलेगा 1, यानी कि हमें x और y की जो वैल्यू है वज्र गुणन विधि द्वारा मिल चुकी है। यहाँ तक क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बाकी के बचे दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए नोट करने हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कह रखा है, सेकंड का फर्स्ट, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से हल होंगे। अपरिमित रूप से हल के लिए हमारे पास में जो कंडीशन है वो है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसी कंडीशन के लिए हमें क्वेश्चन को करना है, तो लिख लीजिए इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और अगली इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। अब आप देखिएगा हमें यहाँ पर इनकी तुलना करनी है, तो देखिए तुलना कैसे करेंगे, a1 अपॉन a2 कीजिए, तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 कीजिए, ये बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये तो हमने इस कंडीशन से पता लगाया कि ये तीनों बराबर है। अब इन तीनों को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर a और b के मान तो चाहिए, तो देखिए a और b के मान हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इसके बराबर लिख देंगे। जब हम इस इक्वेशन को इसके बराबर लिखेंगे तो हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगी, फिर हम इसको इसके बराबर लिख देंगे, दूसरी इक्वेशन बनेगी, और दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व कर देंगे। यहाँ पर हमें मेथड का तो नाम देना ही रखा है, तो हम किसी भी मेथड से सोल्व करके पता लगा सकते हैं। पहले इन दोनों को लीजिए, तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा यहाँ पर 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। अब क्या कीजिएगा, इनका ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस का a बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 6 है। ये इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस और प्लस यहाँ पर 9b आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 मिली है। अब हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू
7/a+b-2। क्लियर। अब इनको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 9a + 3b माइनस का 6 = 7a + 7b। इसको पक्षांतरण कीजिए यानी कि ट्रांसफ़र कीजिए। देखिए अब यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का बन के इधर जाएगा, तो मेरे पास में यहाँ पर 2a बनेगा। जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 7 बन के जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 है, इसका मतलब माइनस का 4b बनेगा। और यहाँ पर माइनस का 6 है, तो ये माइनस का 6 = 0। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 बन जाती है। अब हम कौन सा मेथड लगाएं? हम यहाँ पर देखिए, अगर एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को बोला जाएगा कि इन दोनों इक्वेशंस में से x और y के मान निकालिए या a और b के मान निकालिए, कुछ भी बोला जाएगा और आपको किसी स्पेसिफिक मेथड का नाम नहीं बोला जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, कौन से मेथड से क्विक क्वेश्चन होता है, आपका टाइम बचाना है आपको, आप कर सकते हैं। मगर जब क्वेश्चन के अंदर आपको एग्ज़ाम में ये बोल दिया जाता है कि इसको आप प्रतिस्थापन मेथड से कीजिए या इसको आप विलोपन मेथड से कीजिए, तो आपको सिर्फ उसी मेथड से करना है। अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करके बता देता हूँ। तो देखिएगा, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो -a + 9b माइनस का 4c = 0। ये थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो चर राशियाँ हैं वो है a और b, मतलब इन्हीं के वैल्यू निकालनी है हमें। तो इन्हीं के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। तो देखिए जब हम a की बात करेंगे तो a को स्किप करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 प्लस का 16, 9 × 6 होता है 54, और ये बनेगा माइनस का, तो माइनस तो पहले से था तो 54। यहाँ तक क्लियर। अब इधर लिखेंगे हम माइनस का b। अब b को स्किप करना है, लिखिए -4 × 2 कितना हो जाएगा? -8। माइनस लगाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का आएगा 6। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो देखिए 1 कितना लिखेंगे, इसको कीजिए स्किप, यहाँ आएगा 18 और यहाँ पर आएगा प्लस का 4 जो कि हो जाएगा -4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिए। देखिए ये प्लस हो रहा है ना, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बनेगा 70, यहाँ पर -b अपॉन, यहाँ पर देखिए आप 8 और 6 होता है 14, तो ये माइनस का 14 बनेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा 14। अब आप क्या कीजिएगा, इसकी और इसकी तुलना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए जब a/70 = 1/14 करेंगे तो a कितना हो जाएगा? 70/14 यानी कि 5। और यहाँ से देखिएगा b/14 = 1/14, देन यहाँ पर हम लिखेंगे b = 1। तो इस तरह से हमें a और b की वैल्यू पता लग चुकी है। अब इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा, के किस मान के लिए निम्नरेखिक युग्म का कोई हल नहीं है। अब यहाँ पर कोई हल नहीं है ये कहा है। जब हमसे कहा जाता है कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब हम कंडीशन लगाते हैं a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर? तो देखिए उन्होंने हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 3ax + y = 1, 2k - 1 इंटू में ax प्लस k - 1 इंटू y = 2k + 1। कीजिए इनके गुणांकों की तुलना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3/2k - 1 बराबर में 1/k - 1। अब देखिए हम इसको लिखें इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1। तो देखिए जब इन दोनों को हल करेंगे हम, जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पर एक ही चर है और इन दोनों की तुलना करने से वो मुझे मिल जाएगा। तो इस तीसरे वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम ऑपरेट नहीं करेंगे, ओनली इन दोनों की तुलना कर देंगे। देखिए इन दोनों की तुलना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3/2k - 1 = 1/k - 1। वज्र गुणन कीजिए तो 3k - 3 बनता है और यहाँ पर 2k - 1 बनेगा। अब इसको इधर लेके आइए तो यहाँ पर k बनेगा और इसको उधर लेके जाइए तो यहाँ पर 2 बनेगा। तो k बराबर जो हमारे पास में मिला है वो मिला है 2।
ठीक है, तो k बराबर 2 के लिए इस समीकरण के अपरिमित हल होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको बोला गया है स्पष्ट रूप से कि आप किसी भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे कीजिएगा। मुझे विलोपन विधि अच्छी लगती है तो मैं उसी से बता देता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक व्यय का एक भाग नियत मतलब आप कहीं पे रेंट से रहते हैं और वहाँ का रेंट के 2 पार्ट हैं, एक तो वहाँ रहने का पार्ट और एक वहाँ खाने का पार्ट, जैसे पीजी में रहते हैं ना वैसे। तो देखिएगा जब आप रहने का जो पार्ट है वो तो आपके पास में फिक्स होता है, मान लीजिए 2500 रुपये या 3000 रुपये महीने का, वो तो फिक्स होता है, और आप जितने दिन खाना खाएंगे उसका अलग होता है। तो सेम यही क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना नियत किराया कितना होगा, x होगा, और अतिरिक्त किराया, या आप लिख सकते हैं भोजन का किराया भी, अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा y। अब उन्होंने क्या कह रखा है, तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। अब उन्होंने कह रखा है कि a जो है वो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन वो खाना खाता है, ठीक है ना, उसको 1000 रुपये देने पड़ते दोनों मिला करके। तो देखिए x तो हमारे पास में फिक्स है, उसने खाना कितने दिन खाया, 20 दिन, तो 20 दिन का किराया लगेगा कितना, 1000 रुपये। अब बात करेंगे जब b आता है तो b क्या करता है, वो 26 दिन भोजन करता है, और 26 दिन भोजन करने का उसको 1180 रुपये देना पड़ता है। ये आ गए आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई सेकेंड। अब आप जानते हैं आपको करना क्या है, मैं विलोपन विधि से इसको सोल्व कर देता हूँ। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए घटाइए इनको, x प्लस 26y बराबर में 1180 और यहाँ पर x प्लस 20y बराबर में 1000, ठीक है। माइनस कीजिए तो ये तो कट जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आएगा 6y और यहाँ पर आएगा 180, और आप जानते हैं कि ये 30 टाइम्स कट रहा है, ठीक है। y बराबर हमें मिला है 30, तो क्यों ना हम x निकाल लें। अब देखिए y बराबर जो 30 है उसको हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रख सकते हैं, तो मैं समीकरण नंबर 1 को पसंद करता हूँ। तो देखिए x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल्स टू 1000, तो x प्लस 600 इक्वल्स टू 1000, x इक्वल्स टू 1000 माइनस 600, देन x इक्वल्स टू 400, यानी कि 400 रुपये उसे नियत किराया देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें मिल चुके हैं मान। अब आप क्या लिखेंगे, अतः नियत किराया कितना है, 400 रुपये, और अतिरिक्त किराया यानी कि भोजन का किराया कितना है, 30 रुपये। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले हमें भिन्न में अंश और हर तो पता होने चाहिए, तो लिख दीजिए माना अंश कितना होगा x और हर कितना होगा y। तब हमारे पास में भिन्न कितनी बनेगी, तो भिन्न बनेगी x अपॉन y। अब प्रश्नानुसार करते हैं कि प्रश्नानुसार हमें क्या कह रखा है। उसने कहा है कि आप अंश में से 1 को घटा दीजिए, y को तो ऐसा कैसा रहने दीजिए, तो आपको मिलेगा 1/3। अब हम क्या करेंगे, इससे समीकरण बना लेते हैं, वज्र गुणा कीजिए, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, इस y को इधर लेके आइए, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ तक क्लियर। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। हर में जो है 8 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर लगाएंगे तथा, और यहाँ पर क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे। जब जोड़ने पे हमें कितना आएगा, यहाँ पर 1/4 आएगा। तो देखिए इससे भी हम क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 8। इस y को इधर लेके आइए, 8 को इधर ही रहने दीजिए। ये आ गए हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम हल करेंगे किस से, विलोपन विधि से।
तो समीकरण नंबर, अब देखिए कौन बड़ा लग रहा है इसमें से, ये बड़ा लग रहा है। अब हमें y तो यहाँ पर सिंगल ही मिल रहा है, यानी कि घटाने पर ये हट जाएगा। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, देखिए समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाइए तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये तो कट गया, यहाँ पर आया x और यहाँ पर आया 5, यानी कि x बराबर मुझे 5 मिला, अंश हमारे पास में 5 है। अब हर भी निकाल लीजिए, रखिए समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिएगा जब मैं यहाँ पर x का मान रखूँगा 5 तो मेरे पास में हो जाएगा 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 15 माइनस 3, y इक्वल्स टू कितना जाएगा 12, यानी कि हर मेरे पास में कितना है 12। अतः अंश तो हो गया 5 और हर हो गया 12, तो मैं क्या लिख दूंगा, अभिष्ट भिन्न कितनी होगी 5/12। अगला क्वेश्चन देखिए, यश ने एक टेस्ट दिया और 40 नंबर मिले हैं उसे, ठीक है। तो प्रत्येक सही आंसर पर उसे 3 अंक मिले और गलत आंसर पर 1 अंक कट चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सही उत्तर कितने हैं, है ना, सही उत्तर की संख्या मान लेते हैं कितनी, x, और गलत उत्तर की यानी कि अशुद्ध उत्तर की संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पर कितनी, y। अब उसने क्या कहा है, तो उसे लिखने के लिए हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। उसने कहा है कि उसको मिले हैं 40 नंबर, तो टोटल तो हमारे पास में 40 है। किस तरह से मिले हैं, जब उसने प्रश्न को सही किया तो उसे यहाँ पर 3 नंबर मिले हैं, तो 3 नंबर मिले हैं x प्रश्न के लिए, और घटा कितना, 1 नंबर घटा है ना, तो y। तो हमारे पास में पहली समीकरण मिल चुकी है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। अब वह आगे क्या कहता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, देखिए लालच तो बड़ा होता है, 4 अंक मिल गए और अशुद्ध में से 2 काट लिए, तो परीक्षा लेने वाला भी समझदार है कि ठीक है यहाँ पर मैं तेरे 4 बढ़ा देता हूँ, तो इधर से 2 काट लूँगा, ठीक है। उसने कहा कोई बात नहीं, स्टूडेंट भी चालाक, यहाँ पर उसे 50 नंबर मिले, यानी कि 10 नंबर तो उसके फिर भी फ़ायदा हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इन्हें सोल्व करना है। देखिए अब हम इसे किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करते हैं, मगर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, या तो इनको बराबर कर दीजिए, यहाँ पर या फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्यों ना इनको बराबर कर दें। इनको बराबर करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, अब देखिए जब हम समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 6x माइनस का 2y इक्वल्स टू 80, ठीक है। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 3 हो चुकी है। अब करना क्या है, माइनस कीजिए, तो समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाने पर तो देखिए घटाइए, कैसे घटाएंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 3 लिखिए, उसके बाद में समीकरण नंबर 2 लिखिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज हो चुके हैं। ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पर बनेगा 2x और यहाँ पर बनेगा कितना 30, यानी कि हमें x बराबर 15 मिलता है। मतलब उसने 15 क्वेश्चन तो सही किए हैं। अब देखते हैं गलत कितने किए थे उसने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए यहाँ पर। जब हम यहाँ पर 15 × 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40,
ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45 माइनस 40, यानी कि y इक्वल्स टू 5। बच्चा पढ़ने में अच्छा था, ओनली उसने 5 क्वेश्चन ही गलत किए हैं। चलो, तो यहाँ पर आ गए हमारे पास में सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या कितनी है 15, और गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या बराबर 5। देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। एक कार तो यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, और एक कार आपकी यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि ये जो दोनों कार है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, यानी कि ये फिक्स अगर 12 बजे चलना प्रारंभ करती है तो ये भी फिक्स 12 बजे ही चलना प्रारंभ करेगी। आगे पढ़ते हैं, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चल रही है, यानी कि ये x किमी प्रति घंटा से चल रही है और ये y किमी प्रति घंटा से चल रही है, ये हमने मान लिया है। माना कि एक कार, पहली कार x किमी प्रति घंटा से, दूसरी कार y किमी प्रति घंटा से चल रही है, तो वे अच्छा एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। अब हम क्या आगे पढ़ते हैं कि वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो देखिए, उन्होंने बोल दिया हमसे कि चाल है आपके पास में, दूरी कितनी है, दूरी भी है 100 किमी, ठीक है, और उसने समय भी दे दिया। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा चाल बराबर दूरी बट्टा समय। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछा गया है। हमसे चाल पूछी गई है, समय को इधर ले आइए, तो चाल इंटू समय बराबर दूरी। तो हम क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने मान ही लिया है, तो देखिए उनको 5 घंटे लगे, तो अब हम इसको समीकरण में कैसे बदलते हैं। 5 घंटे चली ये वाली कार x किमी प्रति घंटा से, 5 किलोमीटर चली ये वाली कार y किलोमीटर प्रति घंटा से। इन दोनों का डिफरेंस क्या था? इन दोनों का डिफरेंस था 100 किलोमीटर। क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों, मान लेते हैं कि अगर ये दोनों यहाँ से यहाँ तक ये इधर ना चल के ये इधर चलती, तो ये x किलोमीटर से चलती, x किलोमीटर चाल से चलती, और ये भी y किलोमीटर चाल से चलती, ठीक है। तो इन दोनों को कितना चलना पड़ता? इन दोनों को चलना पड़ता 100 किलोमीटर। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। क्लियर? अब पहली समीकरण को देखिए, 5 5 5 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना पहली समीकरण को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए। तो देखिए, जब हम 5 कॉमन लेंगे तो वो 5 इधर भेजेंगे, तो ये कट जाएगा हमारे पास 20 बार। क्लियर? इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को हल कीजिएगा। तो देखिए, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ देते ना, क्योंकि एक तो प्लस एक माइनस है तो वैसे ही कट रहा है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐसे लिखना मत, ये तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 और यहाँ पर 20 जोड़ेंगे, ये तो कट गया, यहाँ पर आएगा 2x और यहाँ पर आएगा 120, यानी कि x इक्वल्स टू 60। ये तो साला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अब इसको रखिएगा किसी भी एक समीकरण में। मेरी फेवरेट कौन सी है? अब यहाँ पर सेकंड नंबर बन चुकी है, क्योंकि फर्स्ट को तो हमने मॉडिफाई कर लिया ना। चलो इसमें रखते हैं, तो 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, देन वाई इक्वल्स टू 40। देखिए, एक तो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है क्षेत्रफल,
कब हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना लंबाई जो होगी उसकी वो कितनी होगी x और चौड़ाई जो होगी उसकी कितनी होगी y। अब देखिए प्रश्नानुसार जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं। तो देखिए लंबाई में से सबसे पहले उसने क्या बोला है कि इसमें से 5 घटाइए और चौड़ाई के अंदर हमें 3 जोड़ना है, तब जाकर हमें यहाँ पर xy माइनस 9 मिल रहा है, यानी कि 9 कम हो जाता है इसका क्षेत्रफल। अब इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो xy प्लस 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल्स टू xy माइनस 9। देखिए इससे और ये कट जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस का 5y। अब इसको उधर भेजिए तो जब ये 15 उधर जाएगा तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 6 बचेगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तथा उन्होंने कहा है कि आप क्या कीजिए कि लंबाई में जोड़ दीजिए 3 और चौड़ाई में जोड़ दीजिए 2, तो हमारे पास में जो क्षेत्रफल है वो 67 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए xy फिर आएगा प्लस में 2x फिर 3y और फिर 6 और यहाँ पे आ जाएगा xy प्लस 67। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा और इसको उधर भेजेंगे तो वहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61 बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों में देखेंगे एलसीएम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि मैं ऊपर 2 से गुणा करूँगा और नीचे 3 से। तो कर दीजिए समीकरण 1 में 2 से गुणा व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर यहाँ पर 2 लिखिए। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। ठीक है, और यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे 3 से तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में 6x प्लस का 9y इक्वल्स टू आ जाएगा। यहाँ पर हमने 3 से गुणा किया ना, तो 3 और यहाँ पर 18 यानी कि 183। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये इक्वेशन बनी है हमारे पास में 3 और 4, इनको हम माइनस कर देंगे। तो समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर तो देखिए इनको घटाइए तो यहाँ पर आएगा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 183 और यहाँ पर आएगा 6x माइनस 10y इक्वल्स टू हमारे पास में 12। माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। यहाँ पर आ जाएगा 19y और यहाँ पर देखिए इसमें से 12 घटाइए तो यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 1, तो y बराबर हमें मिलेगा 19 में कितनी बार में आता है 171, यह आता है 9 बार में। ठीक है, तो y बराबर मुझे कितना मिला 9 मिला। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए इसमें मान रखिए तो y का मान 9 आया। ठीक है, तो यहाँ 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। तो 3x माइनस का 45 इक्वल्स टू 6, देन 3x इक्वल्स टू 6 प्लस 45 यानी कि यहाँ पर आएगा 51। यहाँ पर 3x आएगा तो x बराबर क्या आएगा 51/3 यानी कि यहाँ पे आएगा 17। तो देखिए हमारे पास में जो लंबाई मिली है वो लंबाई मिली है कितनी 17 और चौड़ाई जो मिली है वो कितनी मिली है 9। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चनों को किया जाता है और आई होप आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चंस अगले वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आते हैं डेली वीडियोस।